नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा उपन्यास साहित्य की। इस वीडियो में हम उपन्यास के तत्वों के बारे में बात करेंगे कि एक उपन्यास में कौन-कौन सी चीजें जरूरी हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने उपन्यास के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात की थी। यदि आपने यह वीडियो न देखा हो तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जरूर देखिए। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि उपन्यास में मानव जीवन की परिस्थितियों का अंकन होता है। उपन्यासकार किसी काल्पनिक अथवा वास्तविक घटना का चित्रण करता है। उस घटना को रोचक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कथा यानी किसी न किसी कहानी की जरूरत होती है। उस कथा को विस्तार देने में पात्र सहायक सिद्ध होते हैं और उन पात्रों के बीच में संवाद का कायम होना जरूरी है। इसी प्रकार परिवेश भी महत्वपूर्ण है कि जहां पर ये कहानी कथानक और पात्र रहते हैं और तो कहने का ढंग और उद्देश्य भी उपन्यास को रचने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार कथानक, चरित्र, संवाद, परिवेश, शैली और उद्देश्य उपन्यास के प्रमुख तत्व हैं। असल में उपन्यास के तत्वों को अलग अलग करना उसी तरह है जिस तरह फूल को जानने में विज्ञान की तरह फूल की पंखुड़ियों को, पत्तों को, उसके अन्य अवयवों को अलग करके अध्ययन किया जाता है। पर बनावट को जानने के लिए ऐसा करना जरूरी भी हो जाता है। तो चलिए इन तत्वों को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो उपन्यास का पहला तत्व है कथानक। कथानक या कथा वस्तु उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व है। इसे अंग्रेजी में प्लॉट कहा जाता है। विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को जब लेखक एक क्रम में प्रस्तुत करता है तो उसे कथा वस्तु कह सकते हैं। यह उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व है। पाश्चात्य विद्वान विलियम हेनरी हडसन के अनुसार उपन्यास में घटनाएं परिस्थितियों के अनुसार घटती हैं, तो कुछ देश काल में किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। जो घटित होता है और जो किया जाता है, इन सब को मिलाने से जो चीज बनती है उसे कथा वस्तु या प्लॉट कहा जाता है। यह उपन्यास का मूल आधार है। यह नींव की तरह काम करता है। इसी पर उपन्यास का समूचा भवन निर्मित होता है। उपन्यास में मानव जीवन को समग्रता में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उपन्यास में मानव का पूर्ण जीवन हमारे सामने आता है। अतः एक मुख्य कथा होती है और साथ ही अनेक प्रासंगिक उपकथाएं भी होती है। उदाहरण के लिए हम प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान को ही लें, तो इस उपन्यास में होरी धनिया की कथा मुख्य है, तो गोबर, मालती, मेहता, माता दीन आदि की प्रासंगिक उपकथाएं भी साथ साथ चलती है। उपन्यास की कथा ऐसी होनी चाहिए जिसमें चरित्र का विकास हो सके। कथा को विस्तार देते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं कोई प्रसंग यानी कोई बात असंगत यानी घटना से मिलती जुलती जो नहीं है या अप्रासंगिक न हो। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जो पूरी तरह से काल्पनिक हो और अविश्वसनीय लगे। पहले के उपन्यासों में कथा के आरंभ से अंत तक एक श्रृंखला, एक कड़ी जुड़ी होती थी। अर्थात सबसे पहले आरंभ होता था, फिर उसका मध्य आता था और उसके बाद अंत होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कथा का आरंभ किसी घटना या वर्णन आदि से हो जाता है। कभी कभी किसी पात्र के अंतर्द्वंद यानी उसके मन में क्या चल रहा है वहां से भी कथा की शुरुआत होती है। तो कभी संवादों से भी कथा शुरू हो जाती है। यह भी आवश्यक नहीं कि कथा का कोई निश्चित अंत हो, यानी कथा का समापन कहीं भी हो सकता है। कभी कभी लेखक समापन पाठक पर ही छोड़ देते हैं कि पूरा उपन्यास पढ़ लेने के बाद पाठक यह तय करे कि इस उपन्यास का अंत क्या हो सकता है। उपन्यास का दूसरा तत्व है चरित्र चित्रण। अब आप यह तो जान ही गए हैं कि उपन्यास में कथा वस्तु होती है,
जिसमें घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। अब अगर घटनाएं होंगी तो या तो वे कुछ व्यक्तियों के जीवन में घटित होंगी या कुछ लोगों के द्वारा की जाती हैं या सही जाती हैं। अब जो व्यक्ति इनसे जुड़े होते हैं, चाहे वो करने के लिए जुड़े हों, चाहे वो सहने के लिए जुड़े हों और इस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हों, वे ड्रामेटिक पर्सोनी यानी चरित्र समूह का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह है कि उपन्यास की कथा को आगे बढ़ाने में पात्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पात्र जिन व्यक्तियों के जीवन की घटना को लेकर कथा का विकास किया जाता है, वे पात्र कहलाते हैं। पात्रों के चरित्र की विशेषताओं का चित्रण ही चरित्र चित्रण कहलाता है। किसी भी कथा में पात्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके बिना घटना का चित्रण ही नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र चित्रण उपन्यास के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। कथा के अनुरूप ही पात्रों का भी चयन किया जाता है, यानी पात्रों का चयन करते हुए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कथा कैसी है और उसमें जो पात्र चयनित किए जा रहे हैं वो उसी के अनुसार हो। पात्रों में से कुछ पात्र आदर्श होते हैं, कुछ काल्पनिक होते हैं, कुछ यथार्थ होते हैं, तो कुछ पात्रों में व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। कुछ पात्र बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं तो कुछ अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व के पात्र वे होते हैं जो किसी भी स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया देने को या करने को तैयार हो जाते हैं। ये खूब मिलनसार होते हैं, हर काम में रुचि लेते हैं और जरा जरा सी बात पर चिंतित नहीं होते। वे ज्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं और दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। इनके विपरीत अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो पात्र होते हैं वे प्रतिक्रिया करने में झिझकते हैं, यानी वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि वे संकोची स्वभाव के होते हैं। वे एकांत प्रेमी होते हैं, लोगों से बहुत कम संपर्क रखते हैं। उपन्यासकार चरित्र चित्रण के लिए कई तरह की विधियां अपनाता है। सबसे पहले वह पात्र द्वारा किए जाने वाले कार्यों के माध्यम से चरित्र निर्माण करता है। पात्र के मन में उठने वाले विचार या भावनाओं के माध्यम से भी उसका चरित्र स्पष्ट होता है। एक पात्र दूसरे पात्र के बारे में जो कुछ कहता है, जिस तरह की बातें बताता है, वह भी पात्र के चरित्र चित्रण में सहायक सिद्ध होता है। कभी कभी लेखक स्वयं पात्र के बारे में स्पष्ट करता है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। उपन्यास का तीसरा तत्व है संवाद। पात्रों के बीच में होने वाली बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। संवाद होने से कथा को विस्तार मिलता है, अर्थात कथा आगे बढ़ती है। साथ ही संवाद से रोचकता भी प्राप्त होती है, यानी एक दूसरे की बातचीत से हमें आनंद आता है। संवाद पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने में भी सहायक होते हैं। संवाद की योजना करते हुए पात्रों की आयु, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी रुचि एवं स्वभाव का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि पात्र कम उम्र का है तो उसे अपने से बड़े लोगों से बात करते हुए आदर और साफ भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि पात्र ग्रामीण परिवेश का है तो उसकी भाषा में उसी अनुसार बदलाव होना चाहिए। पढ़े लिखे और अनपढ़ पात्रों की भाषा में अंतर होना चाहिए। आइए अब हम उपन्यास के चौथे तत्व परिवेश के बारे में भी जानते हैं। परिवेश के अंतर्गत देश काल अथवा स्थान और समय आता है जहां उपन्यास की कहानी चलती है। कथा वस्तु के अनुरूप ही परिवेश का वर्णन करना चाहिए। जहां तक हो सके उपन्यासकार को स्वाभाविकता लाने के लिए परिवेश के यथार्थ रूप को प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात यदि कथा गांव की है तो पूरा परिवेश ग्रामीण होना चाहिए। कहने का आशय है कि गांव की कथा हो तो गांव के घर, गांव की गलियां, चौपाल, गांव के खेत खलिहान, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वहां के मेले त्योहार, संस्कार आदि की जानकारी देने से ही लेखक ग्रामीण जीवन को सही अर्थों में रचना में प्रस्तुत कर सकता है। अनुभव और जानकारी के बल पर परिवेश का चित्रण हो तो उपन्यास में स्वाभाविकता का पुट मिलता है, यानी उपन्यास स्वाभाविक लगता है। उपन्यास का अगला तत्व है भाषा शैली। शैली का अर्थ है रचना करने का ढंग या तरीका। लेखक की रुचि और विषय वस्तु के कारण शैली में परिवर्तन होता रहता है। उपन्यास में कथा वस्तु, पात्र और परिवेश के अनुरूप ही संवादों की भाषा होनी चाहिए।
भाषा प्रयोग से कथा जीवंत हो उठती है। सरल और बोलचाल की भाषा प्रयोग रचना को सहज और स्वाभाविक बनाता है। हर लेखक की अपनी निजी शैली होती है। कथा वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखकर लेखक आवश्यकता अनुसार व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक, पत्रात्मक, संवादात्मक, प्रत्यक्ष कथन, परोक्ष कथन, डायरी शैली, पूर्व दीप्ति शैली जिसे फ्लैशबैक भी कहते हैं, इस तरह की शैलियों का प्रयोग करते हैं। उपन्यास का अगला तत्व है उद्देश्य। उपन्यास के उद्देश्य को प्रतिपाद्य भी कहा जाता है। अपने उद्देश्य को सहज रूप से पाठकों तक पहुंचाने में ही उपन्यास की सफलता सिद्ध होती है। कथा वस्तु की प्रस्तुति द्वारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यह कहकर बताया नहीं जाना चाहिए। उद्देश्य को अगर कहकर बताया जाए तो वह उपदेश बन जाता है। उदाहरण के लिए, गोदान में किसानों का शोषण व्यंजित हुआ है, न कि प्रेमचंद द्वारा कहा गया है। उपन्यास लेखन में इन तत्वों के अतिरिक्त लेखक का दृष्टिकोण, उसके विचार और अनुभव आदि भी कुछ मायने रखते हैं। अतः उपन्यास के तत्वों को बांटकर देखना न्याय संगत तो नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उपन्यास को दो तत्वों में बांटा जाता है। पहला कथा तत्व और दूसरा संरचना तत्व। कथा तत्व के अंतर्गत कथा, घटनाएं, अनुभव, लेखक का दृष्टिकोण, विचार और उद्देश्य स्वतः यानी अपने आप समाहित हो जाएंगे तथा संरचना तत्व के अंतर्गत चरित्र चित्रण, परिवेश, कथन भंगिमा जिसे शैली कहेंगे, भाषा और संवाद आ जाते हैं। ये सभी तत्व एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को सहायता देते हैं, क्योंकि कथा या वस्तु, घटनाओं का संयोजन आदि संरचना तत्व पर निर्भर रहते हैं। कहा जाए तो उपन्यास में आई हुई कहानी या कहानियां एवं घटनाएं एक सूत्र में पिरोई गई होनी चाहिए। उनमें कसाव होना चाहिए, उनकी रचना कौतूहलपूर्ण होनी चाहिए, वास्तविकता के प्रति आग्रह होना चाहिए, घटनाओं में गति होनी चाहिए, कथा की अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, कथन भंगिमा और परिवेश कथा के अनुरूप होने चाहिए। इन तत्वों का सही प्रयोग करने से उपन्यासकार अपने उद्देश्य में सफलता पा सकते हैं। इस संदर्भ में निर्मल वर्मा का यह कथन उल्लेखनीय है। उपन्यास का गठन लेखक तैयार नहीं करता, स्वयं उसकी दृष्टि उसे निर्धारित करते हैं। जैसे नदी पहले अपना पाठ तैयार करके नहीं बहती, स्वयं बहने के दौरान उसका पाठ बनता जाता है। तो ये थे उपन्यास के तत्व। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।